नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। संयुक्त राष्ट्र WFP IIT बॉम्बे ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, लचीलापन और आजीविका में सुधार की दिशा में योगदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। WFP और IIT एक व्यापक ज्ञान प्रबंधक प्रणाली स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक डेटा, अनुसंधान और साक्ष्य सृजन की पहचान और विश्लेषण करना शामिल होगा। यह साझेदारी सरकारी खाद्य सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित कार्रवाई योग्य साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए प्रशासनिक डेटा सेट का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली और डैशबोर्ड बनाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र WFP और किस IIT ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, लचीलापन और आजीविका में सुधार के लिए योगदान देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT बॉम्बे ने। अगली न्यूज़ है, IITian पवन दावुलुरी सिलिकॉन सिस्टम और उपकरणों पर माइक्रोसॉफ्ट टीम का नेतृत्व करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के लंबे समय तक उत्पाद प्रमुख रहे पंस पानाय के पद छोड़ने के बाद पवन दावुलुरी सिलिकॉन सिस्टम और उपकरणों पर कंपनी की इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व करेंगे। अब वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीरियंस एंड डिवाइसेस के वाइस प्रेसिडेंट राजेश झा को रिपोर्ट करेंगे। दावुलुरी पहले कंपनी में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। मूल रूप से भारत के रहने वाले उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन वर्षों में उन्होंने विभिन्न कंपनियों में काम करने का अनुभव प्राप्त किया और अंततः 2021 में विंडोज सिलिकॉन और सिस्टम इंटीग्रेशन के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष और CEO सत्य नडेला। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और CFO एमी हुड हैं। क्वेश्चन क्या है? कंपनी के लंबे समय तक उत्पाद प्रमुख रहे पंस पानाय के पद छोड़ने के बाद सिलिकॉन सिस्टम और उपकरणों पर माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियरिंग टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो पवन दावुलुरी। अगली न्यूज़ कौन सी है? HDFC बैंक के जगदीशन को 3 साल का विस्तार मिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अक्टूबर 2026 तक 3 और वर्षों के लिए HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये है शशिधर जगदीशन। जगदीशन 1996 में वित्त समारोह में एक प्रबंधक के रूप में बैंक में शामिल हुए और 1999 में वित्त के व्यवसाय प्रमुख बन गए। बाद में उन्हें 2008 में मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2020 में CEO के रूप में नियुक्ति से पहले वह वित्त, मानव संसाधन, कानूनी और सचिवीय प्रशासन, बुनियादी ढांचे, कॉर्पोरेट संचार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यों की देखरेख करने के अलावा बैंक के समूह प्रमुख थे। HDFC बैंक 1 जुलाई 2023 को स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती, CEO शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्षों के लिए HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? अगली न्यूज़ कौन सी है? क्रिकेटर दीपक चाहर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड डैनी लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने भारत में बढ़ते खेल और फिटनेस सामान बाजार को पूरा करने के लिए अपने घरेलू ब्रांड डैनी स्पोर्ट्स की लॉन्च की घोषणा की है। यह 1 साल से भी कम समय है जब उन्होंने अपना फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया था। इस स्पोर्ट्स लाइन में 2.5 करोड़ का निवेश होगा और यह क्रिकेट के लिए जूते, कपड़े और सहायक उपकरण आदि जैसे उत्पादों की खुदरा बिक्री करेगा। कंपनी को LCDC एथलेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड इकाई के तहत शामिल किया जाएगा और क्रिकेटर और उनके पिता लोकेंद्र सिंह चाहर सह संस्थापक होंगे। दीपक चाहर एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वह दाएं हाथ के मध्यम गति के स्विंग गेंदबाज हैं जो घरेलू क्रिकेट में राजस्थान और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। 2019 में वो
T20 मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। जनवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट लेने के बाद चाहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा T20 प्रदर्शन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या है? डैनी किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स ब्रांड है? तो दीपक चाहर द्वारा। अगली न्यूज़ कौन सी? दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच इंडोनेशिया ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ बढ़ते समुद्री तनाव के बीच इंडोनेशिया ने बाटम द्वीप पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ब्लॉक द्वारा पहला संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। 5 दिवसीय आसियान एकजुटता अभ्यास नातुना अभ्यास दक्षिणी चीन सागर के पास इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा। पूर्वी तिमोर सहित सभी आसियान सदस्य देशों के सैन्यकर्मी भाग लेंगे। गैर लड़ाकू अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। उपराष्ट्रपति मारूफ अमीन और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। क्वेश्चन क्या है? बाटम द्वीप पर आसियान गुट द्वारा शुरू किए गए पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ASEX-01N। अगली न्यूज़, भारतीय मूल के निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के प्रकाशन कार्यकारी निहार मालवीय को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्कस डोहले का स्थान लिया था, जो साइमन एंड शूस्टर 2022 के लिए पेंगुइन रैंडम हाउस की असफल बोली के बाद चले गए थे। 1 जनवरी 2023 को पेंगुइन रैंडम हाउस के अंतरिम CEO के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मालवीय ने 2014 से पेंगुइन रैंडम हाउस USA के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने डेटा विज्ञान और आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग प्रथम विभिन्न क्षमताओं के निर्माण का नेतृत्व किया। मालवीय रणनीति निष्पादन के लिए बर्टल्समैन एंटरप्रेन्योर अवार्ड के 2 बार प्राप्त करता है। पेंगुइन रैंडम हाउस है क्या? ये एक LLC एक एंग्लो अमेरिकन बहुराष्ट्रीय समूह प्रकाशन कंपनी है, जिसका गठन 1 जुलाई 2013 को पेंगुइन ग्रुप और रैंडम हाउस के विलय के साथ हुआ था। पेंगुइन बुक्स की स्थापना मूल रूप से 1935 में हुई थी और रैंडम हाउस की स्थापना 1927 में हुई थी। क्वेश्चन क्या बनेगा? न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निहार मालवीय को। अगली न्यूज़, धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने धनंजय जोशी को अपना नया अध्यक्ष और संदीप गिरोत्रा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत हैं और पहले भारतीय इंफ्राटेल में COO का पद संभाल चुके हैं। वह भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। संदीप गिरोत्रा, जो वर्तमान में अमेरिकन टावर इंडिया के वर्तमान CEO के रूप में कार्यरत हैं, ने अमित शर्मा उपाध्यक्ष और DIPA और अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन में पूर्व EVP का स्थान लिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ये एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना 2010 में टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी, लेकिन इसकी सदस्यता के व्यापक दायरे को प्रतिबिंबित करने के लिए 2020 में इसका नाम बदलकर DIPA कर दिया गया। क्वेश्चन, DIPA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो धनंजय जोशी को। अगली न्यूज़, योगी सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए समिति गठित की। उत्तर प्रदेश ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रमुख सचिव कानून समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि अतिरिक्त महानिदेशक अभियोजन इसके सदस्य होंगे। एक अन्य सदस्य की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा की जानी है। समिति सभी पहलुओं पर गौर करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपने विचारों और सिफारिशों से अवगत कराएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के वकील अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कानूनी पेशेवरों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हो क्या गया था, 29 अगस्त को हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद ये आवाज़ और तेज हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले
कितने हैं टोटल? 75। और आधिकारिक खेल क्या है? फील्ड हॉकी। क्वेश्चन, क्षेत्र में अधिवक्ताओं के बीच चल रहे शोरगुल के बीच यूपी सरकार ने राज्य में, कौन सी सरकार ने राज्य में गठन अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव कानून कर रहे हैं? तो कौन सी सरकार? यूपी सरकार ने। अगली न्यूज, इन्फोसिस NYIDIA जेनेरिक AI अनुप्रयोगों समाधानों हेतु सहयोग पर सहमत। इन्फोसिस और NYIDIA ने जेनरेटिव AI अनुप्रयोगों और समाधानों के साथ दुनिया भर के उद्यमों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। इस सहयोग में NVIDIA AI एंटरप्राइज इन्फोसिस टोपाज को मॉडल, टूल, रन टाइम और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम का एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। इन्फोसिस NVIDIA के फुल स्टैक जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी, जिसमें अपने व्यावसायिक संचालन में नवाचार करने के लिए हार्डवेयर और एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर शामिल हैं, और यह ग्राहकों को व्यावसायिक संचालन, बिक्री और विपणन के लिए जेनरेटिव AI एप्लीकेशन बनाने में मदद कर रहा है। इन्फोसिस टोपाज सेवाओं, समाधानों और प्लेटफॉर्मों का एक AI पहला सेट है, जो इस साल की शुरुआत में इन्फोसिस द्वारा लॉन्च की गई जेनरेटिव AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके व्यावसायिक मूल्य में तेजी लाता है। इन्फोसिस वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को NVIDIA, मेट्रोपोलिस और इन्फोसिस जेनरेटिव AI लैब्स के साथ NVIDIA NEMO फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? NVIDIA के साथ किस भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने जेनरेटिव AI अनुप्रयोगों और समाधानों के साथ दुनिया भर के उद्यमों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? तो इन्फोसिस ने। अगली न्यूज़, फ्रांस की टोटल अडानी ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम में $300 मिलियन का निवेश करेगी। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप एनर्जी के साथ एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी में लगभग $300 मिलियन का निवेश करने के अंतिम दौर में है। संयुक्त उद्यम एक ऐसी सुविधा तैयार करेगा जिसमें करीब 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। संयुक्त उद्यम कंपनी का स्वामित्व दोनों भागीदारों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। संयुक्त उद्यम सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। परिसंपत्तियों में 250 मेगावाट की परिचालन क्षमता, 500 मेगावाट की निर्माणाधीन सुविधाएं और 250 मेगावाट की नियोजित परियोजनाएं होंगी। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि उसने फरवरी में अडानी समूह के साथ $4 बिलियन की हरित हाइड्रोजन परियोजना को रोक दिया था। यह रोक हिंडरबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की साख पर सवाल उठाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद आई, जहां टोटल एनर्जी संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश के माध्यम से $300 मिलियन का योगदान देगा। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रीन नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के विकास के माध्यम से योगदान देगा। टोटल एनर्जीज के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में 19.75% हिस्सेदारी है और प्रमोटरों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसका लगभग 56.27% पर नियंत्रण है। अडानी ग्रुप के अलावा अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज की एक अन्य सूचीबद्ध संयुक्त उद्यम अडानी टोटल गैस में साझेदारी है। क्वेश्चन क्या बनेगा? उस फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा और पेट्रोलियम कंपनी का नाम बताइए जो अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी में लगभग $300 मिलियन का निवेश करने के अंतिम दौर में है। तो टोटल एनर्जी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे हम लोग कल और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।